Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। I hope you guys are fine. वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay, off your mic first. Let's continue our lecture. You guys are hearing me clearly? Yes, Yes ma'am. मैम। Okay. So we have a topic. Previous topic we have, what are figure of speech? Let's revise our topic. Then we come to our next, the remaining figure of No speeches. मैम, वॉइस कट हो जाती है। So you guys are not hearing me clearly? क्लियर है मैम। Okay. मैम वॉइस Off आ your ही mic. नहीं रही। यस मैम इट्स क्लियर। आप So I नेट का guess इशू होगा, आपका उनकी वॉइस क्लियर है, उनकी आपका वॉइस नेट क्लियर इशू है। है आपका। Okay. Off your mics. Off your mics. If there is any question, you guys can text. Okay, we have figure of speeches. What are figure of speeches? We know figure of speeches is the deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness or just to get the reader's attention. ये सब हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एक रीडर की अटेंशन ले सकें। हम फिर कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज कर लेते हैं कि जो अम्यूज देती हैं रीडर को, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सटायर तो कभी कैसे, लेकिन हमें क्या चाहिए, रीडर अटेंशन बेसिकली चाहिए होती है। तो सर रैनन मार्टिन कहते हैं कि ओके देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, देयर आर लॉट ऑफ फिगर्स, ऐसे बहुत से फिगर्स हैं कि जिनको यूज करके हम रीडर अटेंशन हासिल कर सकते हैं। तो कहता है जितना भी हो हम उनको इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि उनमें से कुछ हैं जो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दो मुख्तलिफ चीजों को मिलाया जा सके, सिर्फ उनको एक साथ करने के लिए, उनको एक जैसा करने के लिए, बताने के लिए हम इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे होते हैं जो दो चीजों को डिफरेंट फील कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एसोसिएशन से, अपने से जुड़े उनको बताते हैं, या चीजों से जुड़ी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। कुछ ऐसे हैं, द लास्ट है कंस्ट्रक्शन का, कि किस तरह पोइट्री के प्लॉट्स जो हैं का उसका उताव चढ़ाव होता है। तो कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस ऐसे होते हैं जो उसके उताव और चढ़ाव का बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि इस टाइम जो है किस पीक पे जा रही है स्टोरी, या हमारे पास एंटी क्लाइमेक्स पे जा रही है। सो हमने पहला पढ़ा, वी हैव सीन these. Similarly, we used just to compare two different things by using like or as. तो जब हम like और as का इस्तेमाल करते थे दो ऐसी चीजों को कंपेयर करने के लिए जो बहुत डिफरेंट होती थी, कंपेयर नहीं हो सकती, लेकिन पोइट क्या करता है, लाइक और एस को कंपेयर लगा के उनको कंपेयर कर देता है ताकि लोग भी शॉक हो जाएं, एक बार तो शॉक हो जाएं कि ऐसा हो नहीं सकता, इसने कैसे कर दिया। अब इससे उनके माइंड में कभी कभी खुशी आएगी, कभी कभी वो चिढ़ जाएंगे, कभी कभी जो भी आता है वो हमारा एक रीडर अटेंशन है जो हमें मिलता है। फिर वो कहता है वी हैव अ मेटाफर, वो कहता है कि जब हम दो फिगर ऑफ स्पीच को इस तरह कंबाइन करें कि उसमें लाइक और एज ना लगाएं। यू गाइस आर नॉट क्लियरिंग हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम क्लियर है यू आर आवाज। ऑडिबल। क्लियर है। क्लियर है। चलें, जिसको फिर नहीं आ रही उनका नेट इशू है, आप लोग अपने माइक ऑफ करें। सो वो कहता है कि फिर मेटाफर आ जाता है कि जिसको दो चीजों को ऐसे कंपेयर किया जाए कि वो कंपेयर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ लाइक और एज भी नहीं लगाता वो शख्स, तो कहता है हम इसको मेटाफर की कैटेगरी में ले जाते हैं। उसने कहा माय टीचर इज अ ड्रैगन, उसने डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर दिया अपने टीचर को। अगर वो लाइक और एज इस्तेमाल कर जाता तो क्या होता, थोड़ी नरमी आ जाती। अच्छा उस जैसा है ना, उसने डायरेक्ट कह दिया कि नहीं मेरा टीचर तो है ही ड्रैगन, तो क्या है थोड़ी इसमें सख्ती आ जाएगी, ठीक है। लेकिन दो चीजों को कंपेयर कर रहा है तो हमारी कैटेगरी पहली ही है। फिर वो कहता है कि हमारे पास पर्सोनिफिकेशन होती है। वो कहता है पर्सोनिफिकेशन में हम इस तरह करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम इंसानी क्वालिटीज अवॉर्ड कर देते हैं, ऐसी चीजें जिनकी अपनी वो क्वालिटी ही नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी को निकाल के उसके साथ अटैच कर देते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं अपने रीडर को, और वो शॉक हो जाता है, एटलीस्ट एक बार तो शॉक हो जाता है। फिर वो उसके मतलब ढूंढने लग जाता है, कभी कुछ निकालेगा कभी कुछ निकालेगा, फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेगा। इससे क्या हो रहा है, हमें अटेंशन मिल रही है, जिस तरह की भी मिल रही है बट हमें अटेंशन मिल रही है। सो इसकी एग्जांपल इसमें लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई, जो रोशनियां हैं वो डांस कर रही हैं आसमान में। तो
जो डांस क्वालिटी है वो सिर्फ ह्यूमन में हो सकती है, नॉन लिविंग की नहीं हो सकती है। उसने इस क्वालिटी को अवॉर्ड कर दिया नॉन लिविंग थिंग्स में और अपने खूबसूरत अंदाज से अपनी चीज को पेश किया। फिर वो कहता है एपोस्ट्रोफी। देयर आर टू काइंड ऑफ एपोस्ट्रोफी। कल भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो फिगर ऑफ स्पीच की एपोस्ट्रोफी डिफरेंट होती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की एपोस्ट्रोफी डिफरेंट होती है। वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और याद रखें कि फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। ये दोनों जो है दो पार्ट्स की अलग अलग कैटेगरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक लिंग्विस्टिक टाइप पे चला जाता है हमारे पास, और फिगर ऑफ स्पीच है ये लिटरेरी साइड पर आ जाता है हमारे पास। तो दो एपोस्ट्रोफी हैं, हम और एपोस्ट्रोफी पढ़ रहे हैं। हमारी एपोस्ट्रोफी में क्या है, वो कहता है कि देखो जो पोइट है एक ऐसी चीज की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को एड्रेस कर रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को एड्रेस कर रहा है, तो वो हमारे पास एपोस्ट्रोफी है। अब हमारे पास, हम कल पढ़ रहे थे, हमारे पास है लाइफ। लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी क्या है? लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी हैप्पीनेस भी हो सकती है, लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी सैडनेस भी हो सकती है, लाइफ की क्वालिटी है ये। लाइफ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब वो इन चीजों को एड्रेस करता है तो हमारे पास एपोस्ट्रोफी बन जाता है। वो हम उस कोट को कह देंगे कि ये एपोस्ट्रोफी की साइड पे जा रहा है। फिर वो कहता है एंटीथीसिस है हमारे पास। कहता है ये बिल्कुल एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो फ्रेज होते हैं, दो आइडियाज होते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, कि जिनको ग्रामेटिकली इतना खूबसूरती से उन्होंने अटैच किया होता है हमारे पास कि हमें बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें मिल जाती हैं, दो ऑपोजिट आइडियाज मिल जाते हैं हमें। एक आइडिया दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत मुख्तलिफ होता है। एक लाइन, एक सेंटेंस दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन क्या है, जब वो दरमियान में बट लगा के या कभी कभी और भी वर्ड वो इस्तेमाल करता है, इनको ग्रामेटिकली इतना खूबसूरत कर देता है कि ये बिल्कुल सटायर की तरफ नहीं जाते, सटायरिकल नहीं लगते, चुभते नहीं है ये चीजें। लेकिन नेक्स्ट वो कहता है एपिग्राम है हमारे पास। तो एपिग्राम क्या होता है, वो तो बिल्कुल इसी तरह ये भी दो आइडियाज होंगे एक में, लेकिन क्या है, एक आइडिया दूसरे से इतना ज्यादा अटैच होगा और इतना सटायरिकल होगा कि वो पिंचिंग पॉइंट देगा हमारे रीडर को। मतलब कि पहले आइडिया से जुड़ा हुआ ही दूसरा आइडिया होगा जो उसको, या तो उसको कोई एडवाइस कर देगा या तो कोई बात कर देगा, लेकिन ये हमारे पहले से जुड़ा हुआ होगा। तो कहता है इस ये बहुत ज्यादा पिंचिंग होता है। सरप्राइज, हमेशा लिटरेचर में सरप्राइज कहते हैं थ्रिल को। थ्रिल जब मिलती है, एडवेंचर मिलता है हमें, एक शॉक मिलता है, तो हम उसको सरप्राइज कहते हैं। तो कहता है बिल्कुल इसी तरह, या तो हमें तनकीद हो जाएगी, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, तो ये थोड़ा तल्ख भी हो सकता है। फिर हमने मेटोनमी पढ़ी, उसमें ये था कि कोई ऐसा लफ्ज, रीडर ज्यादा लंबे लंबे चौड़े लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जो राइटर है हमारे पास लंबे लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा रीडर को अम्यूज करने के लिए। वो कुछ ऐसा अल्फाज डाल देगा कि रीडर खुद सोच में पड़ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब पीछे क्या चल रहा है। पूरी सेंटेंस पढ़ेगा, फिर वो उसको सोच में लग जाए। अब वो जो सोचा है उसने, जो ढूंढा है, फिर वो गूगल करेगा, जो भी करेगा, क्या है, उसको एक रीडर अटेंशन मिल रहा है, राइटर को एक इंपॉर्टेंस मिल रही होती है। So sort of we have crown, dish, pen, sword, Hollywood and hat. So let's come to our topic. We have synecdoche. This word is synecdoche. मैंने पहले भी बताया कि इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, साइनाकोडी पढ़ते हैं बहुत से लोग, which is wrong. In American और British accent में दोनों में ही इसको synecdoche पढ़ा जाता है. So let's come to the definition. Synecdoche is a form of figure which the whole is referred to by just a part. It can also be in the opposite way by referencing a part to the whole, or in synecdoche, a part is used to designate the whole or the whole to designate a part. अब वो कहता है कि कभी कभी राइटर ऐसे कर देगा, कुछ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर देगा जिसके पीछे उसी से रिलेटेड एक बड़ा यूनिट होगा, और कभी कभी उस बड़े यूनिट को एक्सप्रेस कर देगा रीडर के सामने जिसके पीछे एक छोटा सा पार्ट छुपा हुआ होगा। बड़े यूनिट और छोटे यूनिट एक दूसरे में हिडन होते हैं। जब छोटे यूनिट का जिक्र करेगा तो कभी कभी जो है उसमें बड़ा यूनिट हिडन होगा, और जब बड़े यूनिट करेगा तो उसमें छोटा यूनिट है। अब ये यूनिट्स क्या है, पार्ट्स क्या है, होल क्या है, उसने बार बार कहा एक पार्ट है एक होल है, ये क्या है दो चीजें। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहती हूँ इंडिया बीट इंग्लैंड एट क्रिकेट, इंडिया बीट क्रिकेट एट इंग्लैंड, सो हमारे पास ये आ जाता है कि इंडिया ने जो है
बीट कर दिया इंग्लैंड को क्रिकेट में। अब इसमें क्या है, हमारे पास आ जाता है कि इंडिया जो है वो एक होल पार्ट है। क्या पूरा इंडिया गया था लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा इंडिया तो नहीं गया था ना, उसकी जितनी भी करोड़ों आवाम है वो सारी इंग्लैंड से लड़ने नहीं गई थी। लड़ने कौन गया था उनसे? उनसे लड़ने गया थी सिर्फ एक इंडियन टीम, क्रिकेट टीम। ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने लोग होंगे? 36, और जितने भी क्रिकेट टीम में होते हैं आई गेस, तो उतने लोग उसमें होंगे। तो क्या हुआ, इन 36 लोगों ने ये पार्ट हो गया, और अब मैं होल पार्ट कह रही हूँ, तो इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। अब टीम जो थी वो हमारे पास पार्ट हुई, और जो इंडिया था वो हमारे पास होल पार्ट हो गया। तो ये एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि कभी कभी वो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर देगा जिसका मतलब होगा कुछ लोग, लेकिन वो देखने में जो लफ्ज होगा तो हमारे पास एक ह्यूज भारी भरकम, जैसे कि हमारे पास होती है कलेक्टिव नाउन हो जाता है, इस तरह का वो हमारे पास वर्ड हो जाएगा। फिर वो कहता है कि कभी कभी वो ऐसा करेगा कि छोटा पार्ट इस्तेमाल कर लेगा। छोटा पार्ट क्या था, हमारे पास इंडियन टीम थी ना, तो कहता है छोटा पार्ट यूज कर लेगा जिसका मतलब पीछे पूरा होल होगा। हिडन रख देगा एक चीज को, क्यों? ताकि रीडर थोड़ा अपने माइंड को प्रेशराइज करे, सोचे समझे कि क्या इसका मतलब होल पार्ट है, क्या इसका मतलब ये छोटा सा जो पार्ट है या होल पार्ट है। सोचने में रीडर जो है वो टाइम लगाए, सिर्फ इसलिए। एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। पहले कहा हमने कि कभी कभी वो पार्ट को रेफर करेगा होल को बताने के लिए, तो फिर कभी कभी वो कहेगा, यस बिल्कुल, व्हील एंड द कार एग्जाम्पल ठीक है इसमें। तो फिर वो कभी कभी कहता है कि होल को रिप्रेजेंट करेगा एक पार्ट शो कराने के लिए। हम पहले वाले की तरफ चलते हैं। फ्रेज है हमारे पास हायर्ड हैंड। हायर्ड हैंड है, इसका जो पीछे मतलब निकलता है वो है वर्कर्स। अब उसने सिर्फ वर्कर्स इस्तेमाल नहीं किया, वर्कर एक बड़ा यूनिट होल पार्ट आ जाता है। उसने सिर्फ हायर्ड हैंड का यूज किया और कहा द फार्मर नीड टू ब्रिंग वन सम हायर्ड हैंड। कहता है कि फार्मर्स को जरूरत है कि वो कुछ जो है लोग हायर कर ले। अब इसने हायर्ड हैंड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पीछे वर्कर्स जो है। तो अब इसने ये पार्ट इस्तेमाल किया शो कराने के लिए होल पार्ट। फिर आगे कहता है ब्रेड है। ब्रेड को है उसने कहा कि ये ब्रेड हमारे पास एक पार्ट है और फूड हमारे पास एक होल पार्ट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रेकिंग ब्रेड विद यू। मैं तलाश कर रहा हूँ एक ऐसा टाइम कि हम दोनों मिलके जो है वो खाना खाएं। यस एग्जैक्टली, हम चलते हैं इसकी तरफ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो ब्रेड और फूड जो है, अब उसने ब्रेड का वर्ड इस्तेमाल किया ये शो कराने के लिए कि फूड खाना खाने के लिए। हो सकता है वो 2-3 डिनर की बात कर रहा हो सकता है वो ये कह रहा हो कि हम रोज इस टाइम खाना खाएं। फिर we need to get wood on the ground to help with the recovery effort। इसी तरह उसने बूट्स यूज किया। बूट्स नॉर्मली शूज का होते हैं, और कभी कभी जो होते हैं ना सोल्जर्स जो पहनते हैं बूट्स मार्च में, तो ये उसको शो कराते हैं। जब इनको अलहदा से लेते हैं तो फौरन माइंड में क्या आता है, हमारे पास सोल्जर्स आ जाता है। सो हेयर हमने पार्ट से होल की तरफ गए। अब वो कहता है कि होल से पार्ट की तरफ कैसे जा सकता है हमारा पॉइंट। वो कहता है दी मूवीज। वो कहता है दी मूवीज, इसका मतलब कभी कभी ये भी होगा सिंगल मूवी की तरफ भी उसका इशारा हो सकता है। जैसे उसने कहा डू यू वांट टू गो टू द मूवीज दिस वीकेंड। क्या तुम इस हफ्ते मेरे साथ मूवी पे जाना चाहते हो, मूवी देखने के लिए। अब देखो एक ही मूवी एक दिन में वो देख सकता है, हजारों तो नहीं देख सकता, लेकिन उसने वर्ड क्या यूज किया, दी मूवीज, बहुत सारी। तो क्या है उसका मतलब एक की तरफ। अब एक काइंड ऑफ सटायर भी होता है, एक काइंड का हिडन वर्ड छुपा देता है पोइट। पहले हमने बात की एग्जेजरेशन में जाता जाता पोइट जो है असल मतलब से बहुत दूर चला जाता है। सेम इसी तरह ये भी असल मतलब से दूर चला गया। अब द मूवीज वो बोल रहा है, तो यहाँ तो उसका मतलब द मूवी है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं। तो इस सनक जी का मतलब यही है, कभी कभी वो एक छोटा लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर देगा कि जिसके पीछे उसके कहने का मतलब होगा ज्यादा लोग, लेकिन कभी कभी वो ऐसा ज्यादा चीजों का जिक्र कर देगा जिसके पीछे उसका मतलब होगा कि सिंगल लोग। यही पोइट्री है। पोइट का मतलब समझने के लिए एक अगले बंदे को भी एस्थेटिक सेंसेस जो है आने चाहिए। सो आपने कहा कि सिनेक्डी और मेटोनिमी में क्या डिफरेंस है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट, लेकिन डिफरेंस पहला तो ये है कि सिनेक्डी में दोनों तरफ से पॉइंट यूज कर सकता है। या तो वो एक छोटा यूनिट उठा लेगा अपनी बात का मतलब और इस तरह रिप्रेजेंट करेगा कि वो कहेगा कि मेरी बात का मतलब तो ये था, बड़ा वाला मतलब था इसका,
लेकिन कभी कभी वो ऐसा बड़ा यूनिट उठा लेगा और कहेगा नहीं, लिखा तो मैंने बड़ा वर्ड है लेकिन मतलब बड़ा यूनिट है, लाइक सॉर्ट ऑफ दी मूवीज, लेकिन कहेगा एप्रिसिएशन में नीचे वो लिखता है कि नहीं, मेरा मतलब तो बस यही था कि पीछे एक मूवी के लिए चल सकते हो मेरे साथ, सॉर्ट ऑफ। पहला तो डिफरेंस हमारे पास सिनेक्टिटी का ये आ गया। हालांकि मेटोनमी में ऐसा नहीं होता, हमारे पास एक वर्ड होता है, उसमें क्या हमारे पास पार्ट्स वार्ट्स नहीं होते इसमें। और दूसरा ये होता है सिनेक्टिटी बड़ी क्लियर कट होती है। अब हमारे पास हायर्ड हैंड का मतलब आप जहां भी चले जाएं वो वर्कर्स ही होगा। लेकिन मेटोनमी में क्राउन है, क्या क्राउन का मतलब सिर्फ पावर ऑफ अ किंग ही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब मैंने कल भी एक यूज किया था, लिटरेचर गेव मी अ क्राउन ऑफ पोजीशंस। तो क्राउन का मतलब तो अगर हम रीडर हैं हम तो किसी तरह भी सोच सकते हैं। प्लीज ऑफ योर माइक्स, प्लीज ऑफ योर माइक्स। तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि क्राउन का मतलब द पावर ऑफ अ किंग नहीं है। क्राउन का मतलब तो हो सकता है शाइन, क्योंकि ताज तो चमकता भी है। मेरे माइंड में तो ये भी आ रहा है इसकी हिस्ट्री कि अगर क्राउन है तो चमकता है। सॉर्ट ऑफ मेटोनमी के क्या है और भी मतलब निकल सकते हैं। ये है रीडर अजम्पशन पे, मेटोनमी है रीडर अजम्पशन पे। लेकिन सिनेक्टिटी एक क्लियर कट मतलब होता है इसका, जैसे हायर्ड हैंड है तो वर्कर्स ही होगा। हायर्ड हैंड का और क्या मतलब निकल सकता है? कुछ भी नहीं। बड़ी क्लियर कट सी चीजें हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है इसमें कि सिनेक्टिटी में दो पार्ट्स होते हैं, या तो छोटा यूनिट इस्तेमाल करेगा ये बताने के लिए कि नहीं, लिखा तो मैंने छोटा है लेकिन इसमें पीछे बड़ा मतलब छुपा हुआ है, मेरी बात का मतलब और था। लेकिन कभी कभी वो बड़ा यूनिट इस्तेमाल कर देगा, जैसे उसने इंडियन लिख दिया, इंडियन बीट्स इंग्लैंड एट क्रिकेट। अब पूरे इंडिया ने तो बीट नहीं किया था पूरे इंग्लैंड को, सिर्फ उसकी क्रिकेट टीम ने, उसके एक हिस्से ने, उसके एक पार्ट ने बीट किया था इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को। या कोई ऐसी जंग हुई थी कि उसने सारी उनकी लिटरेरी पे भी हमला कर दिया? ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे अटैक कर दिया। लेकिन पोइट ने क्या किया? पोइट ने कहा कि नहीं, इंडिया ने बीट कर दिया इंग्लैंड को एट क्रिकेट। एग्जेजरेशन में चला गया जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। सिनेक्टिटी आपको समझ आई है अब इसका डिफरेंस? समझ आ रहा है आप लोगों को इसमें डिफरेंस क्या होता है? जी मैम। ओके आगे चलता है। हमारे पास है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स नॉर्मली जब अगर आप इसका लिटरेरी मीनिंग की तरफ चलते हैं तो वो होता है हमारे पास लैडर, छोटे से ऊपर 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 जाते को क्लाइमैक्स बोलते हैं। एक डायग्राम भी शायद हो नीचे यहाँ, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए डायग्राम शो कराइए इनको जरा। अच्छा अब ये देखिए डायग्राम है। अब जो पीक पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना वो क्लाइमैक्स है, और जो डाउन पे मैंने किया हुआ है वो मेरा एंटी क्लाइमैक्स है। ये बोथ जो है बहुत ऑपोजिट होते हैं। हम अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम कम टू द डेफिनेशन। Climax is the arrangement of series of ideas in the order of increasing importance. कहता है कि पोइट्री में क्लाइमेक्स एक ऐसी चीज है कि अरेंजमेंट होता है हमारे आइडियाज का, हमारे ख्यालात का, इस तरह नीचे से, जैसे सीढ़ी होती है नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरह अरेंजमेंट की होती है कि जो है वो इम्पोर्टेंस, अहमियत की तरफ जा रहा होता है। अब क्लाइमेक्स में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम मूवीज देखते हैं, क्योंकि लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ, मूवीज जो है एक लिटरेचर का ही पार्ट होते हैं। अगर हम मूवी की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मूवी है, उसमें फर्स्ट क्या हुआ है हमारे पास कि एक लड़का था और उसके बाद हमारे पास उसकी मामा थी। जब वो छोटा था तो वो बेटा खो गया, उसकी माँ उसको ढूंढती रही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्टोरी क्रिएट कर लें अपने माइंड में, वो ऑल आर लिटरेरी पीपल्स, तो उसने केस कर दिया। तो जब केस किया तो मसला हल नहीं हो रहा था। प्लीज ऑफ योर माइक्स। तो मसला हल नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ? अभी मूवी चल रही है। अब क्या हुआ? एक ऐसा वक्त आया मूवी में कि उसके केस का फैसला हो गया कि बच्चा, पुलिस ने बच्चा ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी बात को इम्पोर्टेंस मिल गई और पुलिस ने जाके बच्चा उसके पास आ गया। अब चीजें सॉल्व होना शुरू हो गई। अब जब चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं पोइट्री में, मूवी में, जो भी हमारे पास थिएटर है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इसका प्लॉट क्लाइमैक्स पे पहुंच गया है, कि चीजें अरेंज होना शुरू हो जाती हैं, छोटी सिंपल से अच्छे फिर बेहतर फिर बेहतरीन। इस तरह जब चीजें सब कुछ सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं, कम्प्लेक्सिटी से खत्म होके हमारे पास बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाती है, क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास होता है वो
क्लाइमेक्स हो जाता है हमारे पास। अब उसने एग्जाम्पल दी हुई है, वो इसने इस तरह से ले लिया। अब हम पोएट्री की बात करेंगे, हमने इसे मूवी से रिलेट करके समझा। कहता है कि जैसे सिंपल है, फिर उसके बाद उसको कोई एक अच्छी पोजीशन दी जाती है, फिर उसके बाद उसके स्वे उसमें शिद्दत आ जाती है, उसके बाद उसमें मजीद अच्छाई आ जाती है, और उसके बाद वो पीक पे पहुंच जाता है। यस, यू कैन से द पीक ऑफ द स्टोरी। लेकिन हम पोएट्री में इसको इस तरह लेंगे कि चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। पीक पे तो कभी कभी गर्दन पे छुरी भी होती है उसके विलन के हाथ में, तो पीक पे तो ये भी चीजें चली जाती हैं। लेकिन हम इसको इस सेंस में लेंगे कि चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं, चाहे पोएट्री हो, एक पोएम की कहानी हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ रहे हैं तो हम इनको उन सेंसेस में लेंगे। अब उसने क्या किया है, कहता है देखो पहले कहा सिंपल, फिर कहा गिविंग पोजिशन, फिर कहा स्वेयर, शिद्दत आ गई, फिर ऑस्टर, ऑस्टर होता है मजीद उसमें क्लैरिटी आ गई, फिर सबलाइन हाईएस्ट पीक पे चला गया। इस तरह कहते हैं चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कितना अच्छा ये इंसान है। हाउ नोबल इन रीजंस, और अपने अमाल में कितना रिफाइन है। हाउ इन्फिनाइट इन फैकल्टीज, अपनी एबिलिटीज में कितना ये क्लियर कट है। इन एक्शन, अब देखो पहले सिंपल, फिर उसने उसकी जो है सिफ्त बयान की, नोबल की, फिर उसने उसकी एबिलिटीज की तरफ चला गया, फिर उसने एबिलिटीज को क्लियर किया, उससे हायर एक्शन। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, कितना फरिश्ते की तरह है अपने एक्शंस में। इन एप्रहेंशंस, अपनी फिक्रों में, अपनी एनेक्सिटीज में, हाउ लाइक अ गॉड, बिल्कुल खुदा जैसा। अब देखो छोटे पॉइंट से सिंपल, पहले उस आदमी की सिंपलिसिटी में उसकी तारीफ की, फिर थोड़ी सी उसके नोबल में चला गया, फिर उसकी जो एबिलिटीज में चला गया, फिर उसके एक्शन अब क्या है, लैडर की तरह ऊपर 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 जा रहा है। ये तो पोएट्री की बात कर रहे हैं। अब मूवी को भी अगर माइंड में रखते हैं तो चीजें जब क्लैरिटी की तरफ जाती हैं वो हमारे पास होता है क्लाइमेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लाइमेक्स है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता है हमारे पास एंटी क्लाइमेक्स। अब एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स इज द ऑपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स, सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, इट चीफली यूज्ड फॉर द सटायर एंड रिडिक्यूल। अब बिल्कुल ऑपोजिट, जब चीजें पेचीदा होना शुरू हो जाती हैं, कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती, चाहे पोइट्री है चाहे मूवी है, कुछ भी, बोथ आर द पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो जब सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती वो चीजें, तो वो कहता है हमारे पास एंटी क्लाइमेक्स की तरफ चलता है। अब जरूरी नहीं है कि पोइम में एक ही बार क्लाइमेक्स आए और एक ही बार एंटी क्लाइमेक्स आए। वो कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि पोइम में 2-3 बार क्लाइमेक्स आए, चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, फिर एंटी क्लाइमेक्स आ जाता है, फिर उलझनी शुरू हो जाती है, फिर क्लाइमेक्स आता है, फिर सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है, फिर एंटी क्लाइमेक्स आता है, फिर जो है कम्प्लेक्स होना शुरू हुई। तो ये कह रहा है कि पोइट्री में ऐसी भी चीजें आती हैं, ये भी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो उसको खूबसूरती देते हैं। पोइट्री में क्लाइमेक्स कैसे आता है? पोइट्री में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर फाउस्टस था, तो डॉक्टर फाउस्टस पोइट्री की इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री की तरह वो लिखी गई थी, क्योंकि इसमें रिदम था, उसमें बहुत सी पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल की गई थी। तो जब डॉक्टर फाउस्टस को बहुत सारी, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डॉक्टर फाउस्टस को हिरस होती है नॉलेज की, ब्यूटी की और पैसे की, उनको उसको इस चीज की थ्रिस्ट होती है, वो हर चीज हासिल करना चाहता है इस दुनिया में, हर किस्म का नॉलेज। वो गलत भी जाता है, वो जादू तक सीखता है, सारे इल्म करके फिलोसफी सीख के वो जादू भी सीखता है। अब क्या है, चीजें क्लाइमेक्स पे जा रही हैं, जो वो चाहता था, जो हीरो है हमारा वो चाहता था, वो सब कुछ हो रहा है, क्लाइमेक्स पे जाता है। फिर क्या होता है, फिर एकदम उसको एहसास होता है कि एकदम से मैंने गलत किया, फिर वो उलझ जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसके साथ गलत वो क्या हुआ, एंटी क्लाइमेक्स पे चला गया। तो इस तरह जो है पोइट्री में हमारे है, उसकी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, राइट। इसी तरह एंटी क्लाइमेक्स है। उसने कहा कि जब चीजें उलझनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर से नीचे जब आनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि चीजें उलझती हैं, चीजें खराब हो रही हैं, सटायर, उनमें पेचीदगी आ रही। अब फॉर एग्जाम्पल अब उसने कहा कि टेंशन बिल्ड इन हॉरर मूवी एज अ यंग गर्ल अप्रोचेस अ क्लोज डोर। तो बिल्कुल इसी तरह वो कह रहा है कि जैसे कि एक हॉरर मूवी में टेरर फैल रहा होता है ना, राइटर है, पोइट है और मूवी का प्ले राइटर है, तो वो हॉरर मूवी में इस तरह से क्रिएट कर देगा कि जैसे हम डरने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जिन था,
हमारे पास स्टोरी में एक घर है, उसके अंदर जिन है और एक लड़की है, और जिन उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब लड़की भागेगी, नॉर्मली मूवीज में यही होता है कि लड़की भाग रही है, ऊपर जाती है, जिन पीछे पीछे आ रहा होता है, बेशक वो रेंगता रेंगता ही क्यों नहीं आ रहा होता है, वो तो उसने हमें डराने के लिए उनको इस तरह बनाया होता है। अब वो भागती है, रूम में घुसती और जाके पर्दे के पीछे छुप जाती है। अब जिन क्या करता है, वैसे ही रेंगता 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 आता, दरवाजा खोलता है, पहले उसको दरवाजे के पीछे देखता है, फिर कैमरा फौरन जाता है हमारा, कैमरा हमारा फौरन जाता है बिल्कुल बेड के नीचे, बेड के नीचे देखता है, मतलब कैमरा राइटर लेके इस तरह जा रहा होता है हमारे पास कि हमें डराने के लिए। ये है एंटी क्लाइमेक्स की तरफ चीजें। अब वो जिन है, क्या उसको नहीं पता कि वो बिल्कुल जो है पर्दे के पीछे छुपी हुई है? क्या है कि हमें टेरर पहुंचाने के लिए, हमें खौफ डालने के लिए, हमें जो है एंटी क्लाइमेक्स की तरफ चीजें जा रही हैं। तो इस तरह जो है हमारे अंदर टेरर फैलाया जाता है। ये होता है हमारा एंटी क्लाइमेक्स, जब चीजें खौफ की तरफ जा रही हों और पेचीदा होती हो रही। जैसे डॉक्टर फाउस्टस था हमारे पास, तो डॉक्टर फाउस्टस ने क्या किया, जब उसकी चीजें ठीक नहीं हो, अच्छा, अपना माइक तो ऑफ कर दें, जब ज्वाइन करते हैं मीटिंग तब माइक ऑफ कर दिया करें, क्लास में यूं डिस्टॉर्शन होती है। तो ये होता है एंटी क्लाइमेक्स। स्टोरी की राइटर बताता है, पोइट बताता है हमारे पास। Excuse Are me, you ma'am. guys are hearing me? मैम Yes. मैम बट डॉक्टर फोस्टर्स तो प्ले था, मैं पूछना चाह रहा था कि एक पोइट्री के अंदर Okay. राइजिंग और फॉलिंग Yes, it's नरेशंस okay. को It's okay. If it क्लाइमेक्स was the कहते हैं play, yes, yes. क्या? If it was the play, but there are a lot of figure of speeches are used in it. क्या है, लिटरेचर है हमारे पास, नॉट सिर्फ पोइट्री में नहीं, प्लेज में, ड्रामास में भी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज होते हैं। यूज क्यों हो रहे माय हैं हमारे क्वेश्चन इज पास, दैट ताकि हम रीडर की टेंशन ले सकें। यस, पोइट्री में राइजिंग और फॉलिंग नरेशंस को हम क्लाइमेक्स कहते हैं, क्या ऐसा ही है? राइजिंग एंड फॉलिंग, फॉलिंग बिल्कुल। राइजिंग एंड फॉलिंग ही तो हम पढ़ रहे हैं, नाम राइजिंग एंड फॉलिंग है। राइजिंग अब किसी भी तरह से हो सकता है। राइजिंग अगर हमारा हीरो है, कोई भी हमारे पास है, उसको उसकी अचीवमेंट मिल रही है, क्या हो रहा है, हमारी पोइट्री का राइजिंग जा रहा है, उसको उससे चीजें छीनी जा रही हैं, क्या हो रहा है, हमारी पोइट्री का फॉल पे जा रहा है। ये बेसिकली होता है प्लॉट पे। ये कोई हीरो की कहानी अच्छाई और बुराई से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है प्लॉट से। वो कहता है जब प्लॉट सीधी तरह सीधा सीधा जा रहा है तो हमारे पास राइजिंग है, क्लाइमेक्स है, लेकिन प्लॉट पेचीदा होता जा रहा है बिल्कुल, तो हमारे पास है एंटी क्लाइमेक्स है। इट डिपेंड्स ऑन प्लॉट, प्लॉट ऑफ एनी ड्रामा, प्लॉट ऑफ एनी पोइट्री, काइंड ऑफ। हम फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पोइट्री नहीं पढ़ रहे, तो ये बहुत सारी चीजों में यूज होती है। आर यू गाइस गॉट इट? तो सिंपली इतना ही है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। मैंने तो इतनी एग्जांपल्स भी दे दी आप लोगों को। सिंपल सी चीज है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में नहीं ले जाना है। सिंपली चीजें सिंपल की तरफ जा रही हैं तो हमारे पास वो क्लाइमेक्स है, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं, नहीं हो रही पेचीदा हो रही है किसी भी सेंस में, अगर वो राइटर के हक में नहीं भी है, पोइट के हक में, हीरो के हक में नहीं भी है, लेकिन चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो हमारे पास वो एंटी क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोला। हाइपरबोला इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। हम उसकी तरफ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें सब लोग, प्लीज ऑफ योर माइक्स। मिस अक्सा, ओके। अब हाइपरबोला क्या है? Hyperbola is the use of exaggeration as a rhetorical device or a figure of speech. It may be used to evoke strong feeling or to create a strong impression, but it's not meant to be taken literally. अब वो कहता है कि हाइपरबोला, इसको कहेंगे एग्जैजरेशन। राइटर क्या करता है, पोइट क्या करता है? आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। मिस अक्सा, प्लीज ऑफ योर माइक इज डिस्टर्बिंग। वो कहता है कि राइटर इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर जाता है, हमारी पोइट्री है, राइटर है, प्ले है, जो भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर ना, तो उसमें जो भी है इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर जाता है कि उसका असल मतलब से बिल्कुल हट जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है, वो भी सब काइंड ऑफ एग्जेजरेशन ही थी। हमने कहा सिमिली एग्जेजरेशन ही थी, दो चीजों को कंपेयर करा, मेटाफर भी, भी, हर चीज एग्जेजरेशन है, लेकिन उनके कुछ
उसने लाइक और एज कर दिया, वो मेटाफर की कैटेगरी में। लाइक और एज नहीं था, सिमिली में लाइक और एज था, पर्सोनिफिकेशन में वो क्वालिटी दे रहा था। अब इसमें क्या करता है, इसमें ना तो वो लाइक और एज यूज करता है, ओके वी विल रिपीट इट। तो वो कहता है हाइपरबोला में क्या होता है इसमें ना तो वो लाइक और एज यूज करता है, ना वो एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर रहा होता है, बल्कि वो एग्जैजरेट कर देता है अपने काम को, जो काम वो कर रहा होता है उसको इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर देता है कि उसके असल मतलब से हट जाता है। जैसे अ बैग वे अ टन, वो कहता है मेरा जो बैग है इसका वजन टन है। कहता है बैग का वजन जितना भी हो जाए, जितना भी भारी, एटलीस्ट एक टन नहीं हो सकता। अब वो ये बताने के लिए कि बहुत ज्यादा भारी है, उसकी शिद्दत बताने के लिए उसने इसको इससे कर दिया है, उसको कह दिया ये एक टन का जो है इसका वेट है। तो इट्स अ काइंड ऑफ हाइपरबोला। कल 2-4 बच्चे मुझे एग्जांपल दे रहे थे, लेकिन वो इसको सिमिली और मेटाफर में ऐड कर रहे थे, तो मैंने बोला कि ये हाइपरबोला की एग्जांपल। थोड़ा खा जाता है एक इंसान, अब जितना भी भूखा हो एटलीस्ट एक हॉर्स जितना नहीं खा सकता। हॉर्स असल में बहुत ज्यादा, वो उसने कि बहुत ज्यादा, अब क्या है एग्जैजरेट कर रहा है। हाइपरबोला की बात जहां आएगी हम कि जो है राइटर एग्जैजरेट करेगा बात को, इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर देगा। एग्जैजरेट क्यों करेगा? ताकि वो अपनी चीज में वजन ला सके, जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी शिद्दत बता दे। ठीक है, अब अक्सर हम क्या देते हैं कि मुझे इतनी दर्द हो रही है, लगता है कि मैं मर जाऊंगी। जितनी भी दर्द हो रही है, आपके हाथ में कट लग गया है, एटलीस्ट आप मर नहीं जाएंगे, कट से कट ही लग जाता था, मुझे कहते मुझे इतनी दर्द हो रही है कि मैं मर जाऊंगी। क्या है, हम अपने दर्द की शिद्दत को बताने के लिए उस बात से रिलेट कर देते हैं जो हो ही नहीं सकती। तो सॉर्ट ऑफ दिस इज हाइपरबोला। सो ऑक्सीमोरॉन की तरफ चलते हैं। हमारे हम चीजों को कंपेयर कर रहे थे मेटोनिमी में और किसमें, एपिग्राम में कर रहे थे कि दो सेंटेंस होते हैं बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, तो लेकिन हम उनको मिला देते हैं। एंटीथेसिस में क्या होता है, दो सेंटेंस ग्रामेटिकली जो होते हैं इतने ब्यूटीफुली अरेंज किए हुए होते हैं कि उनमें सटायर नहीं आता, लेकिन एपिग्राम में क्या होता है, बहुत सटायर आ जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल वो दोनों बहुत ज्यादा के दो पार्ट्स में उनको बड़ी खूबसूरती से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया होता है। अब कहता है कि देखो ऑक्सीमोरॉन कुछ ऐसा ही है कि दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। An Zoom मीटिंग का oxymoron is टाइम a आउट figure हो of रहा speech है, that combines सब लोग दोबारा से contradictory रीज्वाइन terms. कर लें, दोबारा सब रीज्वाइन Okay, कर लें। we have a list. जवेरिया जवेरिया उसमें ये कहना चाह रही हैं कि जूम मीटिंग में टाइम आउट है, आप 2 मिनट तक ना रीज्वाइन कर लें, लेफ्ट करके ना रीज्वाइन कर लें 2 मिनट तक। I guess ये हमारा लास्ट है, इतना टाइम भी नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाए। नहीं इतना टाइम भी नो नहीं है, मैम, तकरीबन बस चलो 1 मिनट होता है। okay, rejoin it. Okay, restart again. We were on oxymoron. वो कहता है कि an oxymoron is a figure of speech that combines contradictory terms in a same time. कहता है पहले हमने पढ़ा एंटीथेसिस में, एपिग्राम में, कि दो चीजें थी, उनको बड़ा ग्रामेटिकली ब्यूटीफुली जो है अलग अलग चीजों को उसने जोड़ा हुआ था, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के जरिए। कहते हैं यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, उनको दोनों को इसने एक साथ लिख दिया है, जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है एन ओपन सीक्रेट। कभी आप लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा एन ओपन सीक्रेट। अब इसको देखें, ओपन को अगर हम इसका ऑपोजिट वर्ड देखें तो उसका क्लोज होता है, सीक्रेट होता है, हिडन होता है, ये इसके ऑपोजिट वर्ड है। उसने दो ऑपोजिट वर्ड को बिल्कुल साथ जोड़ दिया है ताकि इसका एक सैटिरिकल मीनिंग निकल सके। फिर उसने कहा रेगुलर एंड इररेगुलर। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Ma'am, please share the screen. Okay. Wait a minute then. Okay. पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर आपके क्वेश्चंस देखते हैं। उसने कहा कि ओपन सीक्रेट है, ओपन और सीक्रेट दो डिफरेंट और बिल्कुल जो है ऑपोजिट वर्ड को उसने बिल्कुल साथ मिला दिया। यहाँ कोई ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो ओपन आ गया, सीक्रेट आ गया। अब इनका एक अलग मतलब निकलता है। ओपन का जो मतलब था खुला, सीक्रेट का मतलब है कि हिडन।
लेकिन ओपन सीक्रेट जब उसने इकट्ठा लिख दिया तो इसका कभी कभी सैटिरिकल मतलब निकल आता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास लाइंस होती हैं उनके बिहाफ पे। फिर वो कहता है रेगुलर और इरेगुलर। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। यस, लिविंग डेड, एग्जैक्टली, क्वाइट राइट रीच। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। उसकी इज्जत बेइज्जती में जुड़ गई है। अब देखिए, कहता है जब भी इसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती भी तभी हो जाती है। इसका मतलब है कि इस ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। अब दो वर्ड्स हैं, उसने एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड, अब इसमें कोई ग्रामेटिकल नहीं है, ना कोई कोमा है, ना ही दो पार्ट्स को उसने अलग-अलग किया है। एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड जो हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब है उसकी बेइज्जती, उसकी इज्जत बेइज्जती में ही जुड़ गई है। मतलब जब कभी उसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती साथ ही हो जाती है, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ सटायर। ये भी एक तनकीदी बातें हैं जो इसलिए की जाती हैं ताकि जो है रीडर को है ना तो बेइज्जती सही तरह महसूस हो, ठीक है, उसके ऊपर तनकीद भी हो जाए और वो उसको अच्छा भी लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे कि हिडन चीजें जब छुपी होती हैं तो वो ज्यादा अम्यूज करती हैं रीडर को। एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ईमान बेवफाई ने इसे छोटा सच्चा कर रखा है। कहता है कभी ये ईमान पे होता है, कभी ये बेईमानी करता है, तो कभी इसको छोटा सच्चा झूठा सच्चा कर रखा है। मतलब कभी ये झूठा हो जाता है, कभी ये सच्चा होता है। इसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। सॉर्ट ऑफ मीनिंग दिस लाइन हैज। तो देखिए, फेथ है, अनफेथफुल है। फिर आगे वर्ड आ जाता है हमारे पास, यस, डार्क लाइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अक्सा, यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर वेरी वेल। फिर है फॉल्सली ट्रू। ये दो वर्ड्स भी ऑपोजिट हैं लेकिन उसने साथ लिखे हैं। लेकिन अगर इस पूरी लाइन को पढ़ा जाए तो बड़ा सैटिरिकल मतलब निकलता है कि उसके झूठे, उसकी ईमान और उसकी बेवफाई, उसकी बेईमानी ने कभी उसको झूठा कर दिया, कभी उसको सच्चा कर दिया। कभी वो मौलवी बना होता है तो कभी वो बुरा बन जाता है, डेविल बन जाता है। सॉर्ट ऑफ मीनिंग्स इट हैज। पहले जो हमने किए, अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास एंटीथीसिस था। ये तीन ही आ जाते हैं हमारे पास एक ब्लॉक में। तो कहता है एंटीथीसिस में क्या होता है, यस, लाउडेस्ट लोनीनेस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट आतिफ। तो एग्जैक्टली इसी तरह इट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, प्रीटी अगली, एग्जैक्टली। ये होता है सैटिरिकल वर्ड। अगले बंदे को इस तरह उसने सटायर कर दिया कि उसको उसकी बात भी समझ आ जाए, हमारी एडवाइस भी हो जाए, उसकी उस पे क्रिटिसिज्म भी हो जाए और उसको एक अच्छी नसीहत भी मिल जाए, इसलिए ऑक्सिमोरॉन यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारे पास कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस थे जो कि हमारी पोइट्री में यूज होते हैं। जरूरी नहीं कि पोइट्री, यस, कॉन्फिडेंट, हेजिटेंट, लेकिन ये लेदर, स्वीट सोरो, एग्जैक्टली, स्वीट सोरो तो हमारी पोइट्री में भी यूज होता है। लेकिन डॉक्टर फाउस्टस एक प्ले था, आपने कहा कि वो प्ले था, लेकिन प्ले जब वो बहुत पुराना प्ले था, वो इतना पुराना था कि पहले लिटरेचर को इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री ही लिया जाता था। पहले लिटरेचर में प्रोज होता ही नहीं था। तो पहले अगर वो एक ऐसे लिखते थे तो उसमें भी रिदम होता था, म्यूजिक होता था, वो सब चीजें ऐड होती थी हमारे पास। इस वजह से डॉक्टर फाउस्टस में हमारे पास पोइटिक डिवाइसेस पाई जाती हैं। प्रीटी डेंजरस, एग्जैक्टली। हम इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। यस, यस, बिटर ट्रुथ। और एक होता है ब्रिटल ऑनेस्ट। आई वाज टाइटल एज ब्रिटल ऑनेस्ट। मुझे किसी ने कहा यू आर अ ब्रूटल ऑनेस्ट पर्सन, मतलब जालिम, और ऑनेस्ट ईमानदार। Literary devices and figure of, sorry, I'm not getting your question. So हम सानकी से स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर आई गेस थोड़ा टफ था, बट ये है जो हमने की है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। सानकी ने कहा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आप लोगों को? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नो मैम। मैम अभी आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। इस तरह लग रहा है And जैसे आप बहुत now? दूर खड़ी है माइक से। अभी ठीक है।
चले ठीक है, ये नेट इश्यूज हो रहे हैं, माइक तो बिल्कुल यस मेरे मैम पास है। आपकी ठीक है। तो सेनेकिडी पढ़ रहे थे हमने कहा सेनेकिडी एक ऐसा है कि कभी कभी पोइट क्या करता है, एक छोटा वर्ड इस्तेमाल, यूनिट्स हमने पढ़ा था पार्ट और होल में क्या फर्क है, तो पार्ट और होल में यही फर्क था। मैंने एग्जांपल दी कि इंडिया बीट इंग्लैंड एट क्रिकेट, तो जो इंडिया है वो हमारे पास होल है, मतलब कि वो एक बड़ा यूनिट है हमारे पास जिसको पोइट रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें लेकिन इंडिया ने बीट क्रिकेट में अगर उसको बीट किया है तो पूरा इंडिया, इतनी सारी आबादी उठ के क्रिकेट को उसको बीट करने नहीं गया है, उसके सिर्फ कुछ पार्ट गए हैं, मतलब कुछ क्रिकेट टीम के कुछ लोग गए हैं, 40 होंगे 45 होंगे जितने भी होंगे, तो वो हमारे पास एक छोटा यूनिट आ जाता है, और इंडिया हमारे पास जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हमारे पास बड़ा यूनिट आ जाता है। तो यही यूनिट्स की वो बात कर रहा है कि कभी कभी राइटर छोटा पार्ट इस्तेमाल कर देगा ताकि उसके पीछे उसका मतलब बड़ा ही होगा, जैसे उसने कहा हायर्ड हैंड, अब हैंड है, हैंड्स भी नहीं कहा उसने, हैंड बोला, तो माइंड में एक ही आता, लेकिन पीछे क्या था उस लाइन का मतलब वर्कर्स, एक पूरी टीम चाहिए थी उसको। फिर उसने आगे कह दिया मूवीज, कि क्या तुम मेरे साथ मूवीज पे चलोगे, उसका कहने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम सारा दिन मेरे साथ 5-8 मूवीज देख रहे हो। लिटरेरी डिवाइस, there is no difference, लिटरेरी डिवाइसेस ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है यही हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस है, यही वो डिवाइसेस हैं। लिटरेरी स्पीच क्या है हमारे पास, यस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है डिफरेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में और फिगर ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। पहले भी मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक और लिटरेचर दो अलग अलग पार्ट हैं, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, एपोस्ट्रोफी, कंजक्शन, ये हमारे पास आ जाते हैं लिंग्विस्टिक पार्ट में, और लिटरेरी पार्ट में हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच आ जाते हैं, राइट। सो ये डिफरेंस है इनके अंदर। और फिगर ऑफ स्पीच मोस्टली जो है पोइट्री में रिदम देने के लिए, म्यूजिक देने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यूज किए जाते हैं, हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसलिए यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। हम अपनी सेनेकिडी पे थे, सेनेकिडी आपको समझ आ चुकी होगी आई होप, और सेनेकिडी और मेटोनमी में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। सेनेकिडी में तो दो पार्ट उसने क्लियर कर दिया, कभी इधर से उधर जाएगा, कभी इधर से उधर जाएगा, राइट, लेकिन मेटोनमी में ऐसा नहीं होता। फिर हमारे पास क्लाइमेक्स था, तो क्लाइमेक्स का भी आप लोगों को पता चल गया जब स्टोरी पीक पे चलती है, और एंटी क्लाइमेक्स जब चीजें कम्प्लेक्स होती जाती हैं। फिर हमारे पास था हाइपरबोला, इट्स अ हाइट ऑफ एग्जेजरेशन, हाइट ऑफ एग्जेजरेशन। आपने कहा कि एक क्वेश्चन आया मेरे पास के मेटाफर, और उसमें क्या फर्क था, आप देखिए मेटाफर में इसने क्या, द क्लासरूम वाज अ ज़ू, उसको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कर दिया, उसने टीचर को ही ड्रैगन बोल दिया था, उसने कहा माय टीचर इज अ ड्रैगन, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, चीजों को रिलेट भी नहीं किया, उसने डायरेक्ट कह दिया माय क्लासरूम जो है वो एक जू है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है माय बैग वे आर टन, मेरा जो बैग है, क्या मैं इसको मेटाफर कह सकती हूँ, माय बैग वे आर टन? नो, बिल्कुल मैं नहीं कह सकती। ये क्या किसी चीज को रेफर तो नहीं कर रहा, किसी को, दो डिफरेंट चीजों को। अब जो बैग है वो बैग भी नॉन लिविंग थिंग है, और जो टन है वेट वो भी डिफरेंट चीज है। तो क्या है हमारे पास, नो, मैथमेटिक्स इज डिफरेंट, हाइपरबोला वो और चीजें हैं, तो इसकी एक अपनी पहचान है हाइपरबोला, फिगर ऑफ स्पीचेस के हाइपरबोला है ये। तो हाइपरबोला और मेटाफर में ह्यूज डिफरेंस है, वो दो जो है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए बैग भी नॉन लिविंग थिंग है और टन भी सॉर्ट ऑफ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। तो कहता है ऐसी दो चीज, वो कहता है कि माई अपनी चीज में अपनी शिद्दत बताने के लिए जब वो चीजों को हाईली एग्जैजरेट कर देता, बहुत ज्यादा, जैसे मुझे दर्द हो रहा है तो मैं कहूंगी मैं मर जाऊंगी, सॉर्ट ऑफ, ये हाइपरबोला की कैटेगरी में आ जाता है। ऑक्सीमोरॉन हमने डिस्कस किया कि दो अनलाइक जो हैं वर्ड्स को, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं, वो उनको एक लाइन में इस तरह, व्हाट अबाउट थर्ड एग्जांपल, शी इज ओल्डर देन हिल्स, वो जो है हिल्स से भी ज्यादा जो है बूढ़ी है। अब इसने उसको कंपेयर नहीं किया है, इसने ये नहीं कहा कि वो उस जैसी है या शी इज अ हिल, नो, ये क्या है, जब क्वालिटी की हाईएस्ट पीक बताने के लिए, क्वालिटी में शिद्दत लाने के लिए, किसी भी बात में शिद्दत लाने के लिए इंतहाई दर्जे की, तो वो हाइपरबोला इस्तेमाल करता है। मेटाफर और इसमें तो बहुत ग्रेट डिफरेंस है, मेटाफर और इसमें बहुत ग्रेट डिफरेंस है। अब my class is a zoo and she is older than hills, क्या इस दो एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। he older than hills मतलब कि उसकी एक क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है, वो किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, मेटाफर में चीज को हाईलाइट इस तरह नहीं किया जाता, वो कंपैरिजन करता है, रिजेंबल करता है, लेकिन हाइपरबोला में एक चीज को जो है
I am 0 in lecture. Oh, that's cool. तो एक उसकी क्वालिटी को, एक शिद्दत को, एक एक्शन को, जो काम हो रहा है उसको इंतहाई दर्जे पे हाइट लाने, उसमें शिद्दत लाने के लिए वो हाइपरबोला का इस्तेमाल करता है। वो किसी भी तरह हाइपरबोला का इस्तेमाल कर सकता है। So there is a great difference. उसके बाद हमारे पास ऑक्सीमोरॉन आ जाता है। हमने वो भी पढ़ लिया कि दो ऑपोजिट वर्ड्स को वो इस तरह से एक ही सेंटेंस में कर देगा कि है उसमें कम्प्लेक्स आ जाएगा ना। एक बार तो जब रीडर उसको पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा ये उसकी इंसल्ट हो रही है या उसकी तारीफ हो रही है। तो रीडर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसको रीड करेगा। चीजों के अंदर छुपी हुई चीज कभी ऑपोजिट और फिर उसके सिनोनिम और एंटोनिम में छुपी हुई चीजों को ढूंढने के लिए क्या होता है, हम ऑक्सीमोरॉन यूज कर सकते हैं। या इट्स फनी, ये चीजें ऐसी ही हैं। क्या होता है, ये पोएटिक माइंड के अगर कुछ लोग हैं तो मे बी उनको ये चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं, लेकिन क्या है पोएट जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो यूज करता है सिर्फ रीडर को खुश करने के लिए, सिर्फ रीडर को खुश करने के लिए। और ये फिगर ऑफ स्पीच हमेशा इन्वेंट होते रहते हैं, नए से नए, नए से नए। क्या है कि ये बोर हो जाते हैं, लोगों को ये चीजें समझ आने लग जाती हैं, तो अब वो उनको पता चल जाता है। अब देखे ना, ये हिडन चीजें थी जो आपको पता चली। अब ये सब अगर आपने 10 बुक्स पढ़ ली और 10 बुक्स में यही चीजें बार बार पढ़ ली, आप बोर हो जाएंगे। आपको फौरन फिगर ऑफ स्पीच क्लिक हो जाएगी एक लाइन पढ़ते हुए, फिर वो क्या करेगा, कोई नई चीज कर देगा। क्या है, सस्पेंस लाने के लिए, सस्पेंस लाने के लिए, आप में इंटरेस्टिंग नई से नई चीजें इन्वेंट करने के लिए, तो क्या है वो रीडर नई नई चीजें इन्वेंट करता है। वो किसी भी तरह कर सकता है। अब ये नॉनसेंस वाली बात है कि आप दो ऑपोजिट वर्ड को एकदम साथ जब लिखते हो, यस ब्लैक डे, एग्जैक्टली ब्लैक डे, सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। तो ये चीजें मोस्टली जो है रीडर अटेंशन के लिए यूज की जाती हैं। किसी को ये फनी लगती हैं तो किसी को कुछ, लेकिन क्या है, these are poetic devices. So if you guys have any question, this is all about our figure of speech और हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। I hope कि ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।